हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 5 अलग-अलग कंपनीज़ के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और देखिए इन पाँचों कंपनीज़ में कॉमन क्या है, तो ये पाँचों कंपनी आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये जो पाँचों कंपनी हैं, वो सबसे पहले आपको स्मॉल कैप होने वाली हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल छोटी-छोटी कंपनीज़ यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और आपको बता दूँ कि ये कौन से सेक्टर से रहने वाली है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है ना आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक आपको इसकी सब्सिडियरी बोल सकते हैं या इसका एक सब पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ऑटो एंसिलरी सेक्टर। ऑटो एंसिलरी क्या होता है ना, बेसिकली ऑटोमोबाइल आपको पता है कि अगर आप कोई कार बनाते हैं या कोई बाइक बनाते हैं या आप कोई ट्रक बनाते हैं तो वो बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स से जो है वो मिल करके बना होता है। और ऑटो एंसिलरीज ऐसी कंपनीज को बोलते हैं जो कि अलग-अलग पार्ट्स के जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है अपने स्केल पर, बड़े स्केल पर। तो ऐसे टोटल यहाँ पर हम 5 अलग-अलग स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और हमने ये जो अंडर वैल्यू स्टॉक्स की जो सीरीज़ है, ये अंडर वैल्यू स्टॉक्स वाली जो वीडियोज़ है, इस पे हमने काफ़ी काम किया है। और हमने इससे पहले जो है डिफेंस सेक्टर के बारे में हमने वीडियो बनाया था। इससे पहले हमने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में हमने ये अंडर वैल्यू स्टॉक्स के बारे में बात किया था और हमने रेलवे सेक्टर के बारे में भी बात किया है। बाकी आने वाले टाइम में अगर आप और किसी सेक्टर के बारे में अगर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे सिंपली कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप और कौन से टॉपिक के ऊपर में या और कौन से सेक्टर के ऊपर में इंटरेस्टेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके सारे अंडर वैल्यू स्टॉक्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। बैंको प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो कंपनी है, वो क्या करती है, तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का और साथ ही साथ सप्लाई करने का काम करती है इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स एंड सिस्टम के लिए। जो कि अगर आपको कोई इंजन चलता है, तो आपको पता होगा इंजन को कूलिंग करने के लिए जो है ना, एक आपको एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेडिएटर। अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर, अगर आपको थोड़ा-सा भी नॉलेज है, तो आपको पता होगा रेडिएटर क्या होता है। और रेडिएटर जो है बेसिकली इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है बैंको प्रोडक्ट्स करती है। बहुत ही बड़े स्केल पर कंपनी का बिज़नेस है। और रेडिएटर के साथ-साथ कंपनी एयर कूलर से लेकर के, फ्यूल कूलर से लेकर के, ऑयल कूलर वगैरह की भी कंपनी आपको अपने स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और अगर आप इसका साइज़ देखेंगे कंपनी का, तो मार्केट कैप 9516 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। आरओई इसका शानदार है 33.3%। आरओसीई भी अगर आप देखेंगे तो इम्प्रेसिव है 33.4%। और वैल्यूएशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री पी आप देखेंगे तो 28.3 है और स्टॉक का जो पी है वो आपको 24.3, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टॉक है वो आपको अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कंपनी के ऊपर में 573 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी हालाँकि बिल्कुल कंट्रोल में है, 0.5 से भी नीचे है, तो बहुत अच्छी बात है। मार्जिन वगैरह जो है 19% है। हालाँकि आपको बता दूँ कि 19% मार्जिन जो है ना, वो काफ़ी अच्छा मार्जिन है, क्योंकि अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको जितनी भी कंपनीज़ देखने को मिलेंगी, तो मैक्सिमम जो कंपनीज़ रहेगी ना, उनका जो मार्जिन रहेगा, वो आपको 10 टू 15% के बीच में हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ इन सारी कंपनीज़ में जो है ना, आपको रैपिड ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। रैपिड ग्रोथ हम किसको बोलते हैं, कि अचानक से आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में 100% का ग्रोथ हो गया, 200% का ग्रोथ हो गया, तो ऐसा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है बहुत कांस्टेंट सेक्टर है और यहाँ पे ग्रेजुअली डिमांड आती है, तो इस वजह से ग्रोथ जो है ना, वो भी बहुत ग्रेजुअल रहता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, तो कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ है, वो 16% का है और सेल्स में, प्रॉफिट में जो है वो 42% का है। और ऐसा आप सिर्फ बैंकों के केस में नहीं है, ऐसा आपको मैक्सिमम कंपनीज़ के केस में जो ग्रोथ है, वो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, 50% 20% का। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है, वो काफ़ी इंप्रेसिव है। 68% का प्रमोटर होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी में जो है एफआईआई की भी अच्छी होल्डिंग है 3.8% की। और म्यूचुअल फंड हालाँकि नेग्लिजिबल है 0.17%। और कंपनी में सबसे अच्छी बात है कि रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने शानदार ग्रोथ शो किया था, और सेल्स में भी और प्रॉफिट में भी जो है कंपनी ने अच्छा ग्रोथ यहाँ पर हमको दिखाया है। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर्स की तरफ लेके चलूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की हिस्ट्री का जो है ना, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी ने क्वार्टर 4 में जनरेट किया, जब कंपनी ने 875 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। क्योंकि कंपनी ने पास्ट में कभी भी किसी भी क्वार्टर में जो है ना, यहाँ पर इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं किया है। बैक मादरचोद, कहीं पे तो झूठ हो गया। देखिए, वहीं अगर आप कंपनी के क्वार्टर 4 की नंबर्स की अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पर 875 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, जो कि काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है। और पास्ट में अगर आप देखेंगे ना, तो सिर्फ 1 क्वार्टर को छोड़ देंगे,
तो उससे पहले कंपनी ने कभी भी इतना रेवेन्यू जो है इसी 1 क्वार्टर में वो आपको जनरेट करके नहीं दिखाया है। हालाँकि मार्जिन कंपनी का अच्छा है, रिसेंट टाइम में कंपनी ने मार्जिन में काफ़ी वर्क भी किया है और इसकी वजह से मार्जिन बढ़ते-बढ़ते कंपनी का जो है वो आपको 24% तक पहुँच चुका है और इसकी वजह से क्या हुआ है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ करके 154 करोड़ पर आ चुका है और ऐसा कंपनी ने पास्ट में कभी भी इतना नेट प्रॉफिट जो है किसी 1 क्वार्टर में वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप ईयर ऑन ईयर में आएँगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल कांस्टेंट ग्रोथ है और हालाँकि पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने जो है एक्चुअल में ग्रोथ शो किया है और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक कंपनी का जो सेल्स है उसमें बहुत आपको मामूली ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा था 7% 8% पर अभी रिसेंट टाइम में कंपनी ने कंपैरेटिवली अच्छा ग्रोथ शो किया है और लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 3200 करोड़ से ज़्यादा आपको देखने को मिला है। मार्जिन वगैरह 19% है, तो एक अच्छा मार्जिन आप बोल सकते हैं। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था। एफआईआई की अच्छी होल्डिंग है, एफआईआई ने जो है अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और प्रमोटर की होल्डिंग पिछले काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल कांस्टेंट है, कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं और पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 28% आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहली कंपनी है बैंको प्रोडक्ट्स जिसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड कंपनी का नाम है श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड। श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है पिस्टन, पिस्टन पिन्स एंड पिस्टन रिंग्स का। बाकी साथ ही साथ में कंपनी जो है इंजन वॉल्व्स का भी जो है अलग-अलग ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए जो है आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। डोमेस्टिक के साथ-साथ एक्सपोर्ट मार्केट को भी कंपनी हैंडल करती है और मेनली कंपनी का जो बिज़नेस है ना वो आपको पिस्टन, पिस्टन पिन्स एंड पिस्टन रिंग्स का आपको देखने को मिलता है। और ये कंपनी लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है मतलब इंडिया में इससे ज़्यादा बड़े स्केल पर जो है ना पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स का बिज़नेस कोई भी नहीं करता है। जिस तरह से हमने देखा था बैंको प्रोडक्ट्स क्या करता है, तो वो कंपनी आपको रेडिएटर यानी कि इंजन कूलिंग से रिलेटेड वर्क करता है और ये कंपनी आपको पिस्टन से रिलेटेड वर्क करती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। रिसेंट टाइम में कंपनी के सेल्स में आपको जो प्राइस है उसमें काफ़ी ग्रोथ हुआ है। इसकी वजह से मार्केट कैप आपको बढ़ा है और अगर मैं आपको इसके आरओई की बात करूँ तो 23.5% है, जो कि शानदार है। आरओसी भी देखेंगे तो अच्छा है 26% का। इंडस्ट्री पी क्योंकि दोनों सेम ही इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करती है पाँचों कंपनी, तो इंडस्ट्री पी आपको पाँचों कंपनी में कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर स्टॉक का जो पी है वो 21.8 है, तो एक अंडर वैल्यू स्टॉक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको डेट की बात करूँ तो 508 करोड़ का डेट है। यहाँ पर भी जो डेट टू इक्विटी है वो ओनली 0.21 है, तो बहुत अच्छा डेट टू इक्विटी आप इसको बोल सकते हैं। ईयरली बेसिस में यहाँ पर भी जो ग्रोथ है वो आपको बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा। 15-16% का सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो अच्छा मार्जिन है, 20% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओनली 43% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपैरेटिवली अच्छी बात क्या है ना कि श्रीराम पिस्टन में एफआईआई की होल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है 5.3% और म्यूचुअल फंड की उससे भी ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है आपको म्यूचुअल फंड की देखने को मिलेगा। तो इस वजह से श्रीराम पिस्टन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है और अगर मैं आपको इसके क्वार्टरली नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में जो है ना ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी ने जनरेट किया था। जब कंपनी ने क्वार्टर 4 में 988 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 1000 करोड़ का जो है ना यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया और पास्ट में अगर आप देखेंगे तो इतना रेवेन्यू कंपनी ने कभी भी आपको जनरेट करके नहीं दिया है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आप इसको बोल सकते हैं। मार्जिन हालाँकि हमेशा से कंपनी का कांस्टेंट रहा है, पिछले काफ़ी लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो 20-21% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। नेट प्रॉफिट आपको 150 करोड़ के आसपास में है। वहीं ईयर ऑन ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो हर साल कंपनी ने एक स्टेडी ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। 1600 से 2000 करोड़, फिर 2000 से 2600, उसके बाद 3000 करोड़, नेक्स्ट आपको 3500। तो हर साल कंपनी ने 400 करोड़ का जो है ना रेवेन्यू में आपको ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। मार्जिन पहले कंपनी का बीच में थोड़ा गड़बड़ा गया था पर अभी वापस से जो है 20% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको आप श्रीराम पिस्टन का माइंड में रख सकते हैं क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग जो है ओनली 43% है, पर यहाँ पर एफआईआई ने जो है अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है। आपको ऑलमोस्ट 0.8% से म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पर जो है 0.1% से बढ़ाया है। वहीं पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इस कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस चीज़ को माइंड में रख सकते हैं, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो कंपनी है ना, वो कौन-सी ऑटो एंसिलरी यानी कि कौन-सा ऑटोमोबाइल का पार्ट कंपनी बनाती है, तो ये कंपनी जो है स्प्रिंग्स का बिज़नेस करती है। लीफ स्प्रिंग हो गया,
पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स हो गया, एयर सस्पेंशन हो गया, लाई लिफ्ट एक्सल्स वगैरह हो गया। तो इसकी कंपनी आपको बिजनेस करती है, बहुत पुरानी कंपनी है। 1965 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था और तब से कंपनी आपको इस बिजनेस में काम कर रही है। आप देख सकते हैं ओनली 3720 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। आरओई इसका अच्छा है, 19% का आरओई आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आरओसी जो है वो 23.5% है। वैल्यूएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20.6 आपको स्टॉक का पी है, इंडस्ट्री पी आपको कांस्टेंट है, तो वैल्यूएशन आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। बाकी डेट कंपनी के ऊपर में 140 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंट्रोल में है। मार्जिन वगैरह देखेंगे तो ये उतना इंप्रेसिव मार्जिन नहीं है, ओनली 13% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। बाकी सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी का ईयरली बेसिस में वो आपको नेगेटिव में है। और उसके साथ साथ अगर आप मैं आपको यहाँ पर बात करूँ ना, तो ओनली इतनी छोटी कंपनी मतलब 3000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है और उसके बावजूद भी जो है ना यहाँ पर एफआईआई एंड डीआईआई की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। मतलब 50% प्रमोटर की है, उसके बाद 2.75% एफआईआई, म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको 5.62% है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट किया है, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर 41.70% हमको देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप 3000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। हालांकि कंपनी में बहुत ज्यादा ग्रोथ अभी हमको देखने को नहीं मिला है। अगर आप देखेंगे तो पहले भी जो है 630 करोड़ के आसपास 620 करोड़ का रेवेन्यू था 3 साल पहले भी, और अभी भी बिल्कुल उसी के रेंज में रेवेन्यू है। पहले भी मार्जिन आपको 14% था, अभी भी मार्जिन आपको 13-14% है। तो चीजें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है। और ग्रोथ वगैरह भी देखेंगे तो कंपनी ने कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ या फिर आपको डिसेंट ईयर में तो आपको डिक्लाइन ही हुआ है और पिछले काफी लंबे समय से ग्रोथ जो है आपको कांस्टेंट ही देखने को मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है, तो इसको भी आप माइंड में जरूर रखिएगा। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो फोर्थ कंपनी है, कंपनी का नाम है एनआरबी बेयरिंग्स लिमिटेड। एनआरबी बेयरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं, बेयरिंग्स का कंपनी आपको बिजनेस करती है। काफी पुरानी कंपनी है, नीडल रोलर बेयरिंग से लेकर के अलग अलग टाइप के बेयरिंग की कंपनी बहुत ही लंबे समय से 1965 से बिजनेस कर रही है। और इंडिया में अगर आप इंडियन रोड की अगर आप बात करें तो 90% से ज्यादा जो बेयरिंग्स है ना, वो ये कंपनी आपको होल्ड करती है। तो मतलब बोल सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर कंपनी यहाँ पर होल्ड करती है। और किसी भी ऑटोमोबाइल, चाहे आपको बाइक हो, फोर व्हीलर हो, कोई भी हो ना, कोई भी रोटेटिंग इक्विपमेंट हो, वो आप बिना बेयरिंग के जो है आप उसको यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक तरह से कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। बाकी ये कंपनी साइज़ में अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटी कंपनी है, ओनली 2764 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। आरओई उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, ओनली 12.9% है। आरओसी भी आपको 16-17% है। वैल्यूएशन आपको अंडर वैल्यू है, 24 का पी है। डेट कंपनी के ऊपर देखेंगे तो 187 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी सेल्स एंड प्रॉफिट आपको बिल्कुल कांस्टेंट ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं है। 10% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन भी आपको 15-16% है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालाँकि एनआरबी बेयरिंग में भी बहुत अच्छी बात क्या है ना, कि इस जैसा मैंने बोला कि बहुत छोटी कंपनी है, ओनली 2700 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे ना, तो 2700 करोड़ की कंपनी में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो काफ़ी शानदार है। मतलब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 49 से बढ़ते-बढ़ते 51% होल्डिंग क्रॉस हो चुका है। वहीं अगर मैं एफआईआई की बात करूँ तो एफआईआई ने भी अभी रिसेंट टाइम में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और 13.65% का जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थोड़ी डाइल्यूट ज़रूर हुई है, पर अभी भी ऑलमोस्ट 15% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास में है। और अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो सीधा-सीधा जो है ना आपको 28% के आस-पास जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इंस्टीट्यूशन के पास में होल्डिंग है। और नॉर्मली जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है, लार्ज कैप स्टॉक और जो मिड कैप स्टॉक होते हैं ना, वहाँ पर भी आपको इतना स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा कि आपको इंस्टीट्यूशन के पास में 28% की होल्डिंग हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है एनआरबी बेयरिंग में। और इंस्टीट्यूशन ने अपना पैसा इसमें इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि एक तरह से मोनोपोली बिज़नेस है, बेयरिंग की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी। हालाँकि इसमें ग्रोथ नहीं रहेगी, पर रिक्वायरमेंट रहेगी, कंपनी आपको कंसिस्टेंट बेसिस में रेवेन्यू जनरेट करते रहेगी। ये एक चीज़ पॉजिटिव है। ग्रोथ एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव ज़रूर है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर आपको 20% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और एनआरबी बेयरिंग्स के नंबर्स की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने नंबर्स तो काफ़ी अच्छा दिया है। 329 करोड़ का रेवेन्यू, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है, पर वैसा ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला। पर रिसेंट टाइम में कंपनी ने कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। और ईयर ऑन ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने जो है 1200 करोड़ के पास रेवेन्यू है। लास्ट ईयर 1100 करोड़ था, उससे पहले 1057 करोड़ था, उससे पहले 940 करोड़ था। तो बहुत स्टैग्नेशन और बहुत ही स्लो ग्रोथ आप बोल सकते हैं एक तरह से। परसेंटेज में भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं तो 23%, ये तो अच्छा था। उससे पहले 12%, 3%, 9%, तो ऐसा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है।
देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, यानी कि जो 5th कंपनी है, कंपनी का नाम है क्रॉस लिमिटेड। क्रॉस लिमिटेड की बात करूँ तो 1991 में कंपनी ने अपना बिज़नेस चालू किया था और कंपनी जो है आपको क्या करती है, तो हाई परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो है, वो कंपनी कमर्शियल व्हीकल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, एक्सेल इंडस्ट्रीज़ हो गया, उसके लिए कंपनी इसका बिज़नेस करती है, उसका कंपनी काम करती है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो ओनली 1240 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा और आरओई जो है इसका वो 16.5% है। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 21.7% है। वैल्यूएशन इस कंपनी में शानदार है, 25.8 आपको स्टॉक का पीई देखने को मिलेगा। डेट कंपनी के ऊपर में बहुत कम है, ओनली 34 करोड़ का डेट है। तो अभी तक हमने जितनी भी कंपनी डिस्कस किया है उसमें सबसे कम डेट जो है ना, वो क्रॉस के पास में, डेट टू इक्विटी 0.1 से भी आपको कम है। मार्जिन वगैरह वही है जो इंडस्ट्री में रहता है, 13%, 14%, और ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ वगैरह भी जो है बिल्कुल कांस्टेंट है। कोई ग्रोथ कंपनी ने शो यहाँ पर नहीं किया है और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की वजह से है। बाकी क्रॉस में भी सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यही है कि इस कंपनी का भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो काफ़ी अच्छा है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट है। प्रमोटर ने उल्टा हर क्वार्टर में जो है ना, अपनी होल्डिंग को यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, मतलब अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। वहीं अगर मैं एफआईआई की बात करूँ, तो एक समय पे 5.9% होल्डिंग थी और अभी अब घट करके 3.1% पर आ चुका है। तो अभी भी 3% की अच्छी होल्डिंग है 1000 करोड़ की कंपनी में। 3% एफआईआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ, तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को जो है वो बढ़ा करके 9.72% तक कर दिया है। तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इस कंपनी का भी स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट आपको 13% के आस-पास जो है ना, यहाँ पर होल्डिंग जो है वो आपको किसका देखने को मिलेगा? तो बड़ी कंपनीज़ का देखने को मिलेगा, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन की देखने को मिलेगा। तो ये क्रॉस में एक पॉजिटिव चीज़ है। हालाँकि यहाँ पर भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसा ग्रोथ नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर भी आपको वैसा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। कांस्टेंट ग्रोथ है, चाहे आप क्वार्टरली बात करें या फिर आप ईयर ऑन ईयर में तो देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट ईयर भी 620 करोड़ का रेवेन्यू था और अभी भी आपको 620 करोड़ का रेवेन्यू है, तो कुछ भी चेंज जो है वो नहीं हुआ है। तो ये टोटल 5 कंपनीज़ थी और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑटो एंसिलरी या ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, वो हाई ग्रोथ सेक्टर नहीं है। यहाँ पर आपको ग्रोथ जो है वो बिल्कुल फिक्स रहता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, तो इसको आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। बाकी जो रिमेनिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, ये जो और चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही है, कंपनी का बिज़नेस है, वैल्यूएशन है, उस सबको जो है आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से किसी तरह का कोई भी बाय, सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।